हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को वंस अगेन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले दिन डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताया था। वैसे एलिमेंट जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में ऑक्यूपाइड होते हैं, आप उनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और जब किसी डी ब्लॉक एलिमेंट का पार्शियली फिल्ड डी सबसेल होता है इन एटॉमिक फॉर्म और इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप उसे ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में 4 सीरीज होते हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज। प्रत्येक सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं। इट मीन्स टोटल एलिमेंट डी ब्लॉक में 40 के इक्वल होता है। प्रत्येक सीरीज में 10 एलिमेंट, 4 सीरीज है और 4 सीरीज में 10 एलिमेंट है, तो सब मिला के कितना हो गया? 40 एलिमेंट हो गया। डी ब्लॉक एलिमेंट में जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ दीजिए तो बाकी सबको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, क्योंकि बाकी सबके किसी न किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल होता है। बट जिंक, कैडमियम और मरकरी के कम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल होते हैं, और कम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल के कारण आप इसे ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते हैं। हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात कर चुके हैं। मेटेलिक प्रॉपर्टी होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, इसकी बात भी कर चुके हैं। पिछले वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। आज हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के बातों को डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी वह मिनिमम एनर्जी होता है जो रिक्वायर्ड होता है किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वह बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, बट आईपी फर्स्ट या आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जिसको बोलते हैं वह होता है जब एटम के इलेक्ट्रॉन को, जब एटम के सबसे लूजली हेल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। आप इसे बोलते हैं आईपी फर्स्ट या आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को उससे रिमूव करेंगे तो उसमें जो एनर्जी लगेगा उसको IP2 बोलते हैं। और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तब जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग IP3 बोलते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने का जितना IP होता है उससे ज्यादा IP होता है सेकंड इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने का, और उससे ज्यादा IP होता है थर्ड इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने का। IP फर्स्ट इज लोएस्ट एंड IP थर्ड इस दोनों से ज्यादा होता है, IP फर्स्ट से और IP सेकंड से। इट मीन्स प्रत्येक 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाते हैं, और न्यूक्लियस के टुवार्ड जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को आफ्टर रिमूवल ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो IP है वो इंक्रीज कर जाता है। तो IP फर्स्ट से ज्यादा IP सेकंड होते हैं और IP सेकंड से ज्यादा IP थर्ड होते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आफ्टर लॉस ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के इंटरमीडिएट होते हैं। इट मीन्स एस ब्लॉक का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है, डी ब्लॉक का आयोनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक से ज्यादा होता है, और पी ब्लॉक का आयोनाइजेशन एनर्जी आपको डी ब्लॉक से भी ज्यादा होता है। तो डी ब्लॉक का आयोनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक से लोअर, एस ब्लॉक से हायर बट पी ब्लॉक से लोअर। जितना राइट साइड जाएंगे आईपी का वैल्यू बढ़ेगा। एस ब्लॉक से डी ब्लॉक राइट में है तो एस ब्लॉक से डी ब्लॉक का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, और डी ब्लॉक के राइट में पी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक से पी ब्लॉक का आयोनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा हो जाएगा। इट मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी इंटरमीडिएट होते हैं इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। आयोनाइजेशन एनर्जी का जो कंजुगेटिव आयोनाइजेशन एनर्जी का, जैसे फर्स्ट IP और सेकंड IP, फर्स्ट IP और सेकंड IP या थर्ड IP जो होते हैं उनके जो डिफरेंसेज होते हैं वो सभी एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है। फर्स्ट IP से सेकंड IP का जो डिफरेंस बनेगा या सेकंड से थर्ड IP का जो डिफरेंस होगा वो एलिमेंट टू एलिमेंट वो वेरी करते हैं, बिकॉज इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स like a screening constant, effective nuclear charge, atomic radii or ionic radii,
शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, नंबर ऑफ फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। जब दो एलिमेंट कंजुगेटिव एलिमेंट, दो सक्सेसिव एलिमेंट के आयनाइज एनर्जी का डिफरेंस यदि मेजर किया जाए तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कंपेरिजन में लोअर होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट के दो सक्सेसिव एलिमेंट ले लें और उसके आयनाइज एनर्जी का डिफरेंस मेजर कर लें, और दो एलिमेंट हम एस ब्लॉक से लेकर उसका डिफरेंस करें उसका आयनाइज एनर्जी का, तो डी ब्लॉक का जो आयनाइज एनर्जी का डिफरेंस होगा दो एलिमेंट के लिए वो लोअर होता है इन कंपेरिजन टू एस ब्लॉक एंड इन कंपेरिजन टू पी ब्लॉक ऑल्सो। आयनाइज एनर्जी नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करते हैं। एटॉमिक रेडियस जितना लार्जर होगा, इलेक्ट्रॉन का पुल न्यूक्लियस से कम होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ईजियर हो जाएगा। यानी कि लार्जर एटॉमिक रेडियस वाले जो एटम है उसका आईपी लोअर होता है, और स्मॉलर एटॉमिक रेडियस वाले जो एलिमेंट होंगे उसका आईपी हायर होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आईपी के वैल्यू बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हो गया एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है और ये न्यूक्लियस है, तो इसके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इनर सेल में भी मौजूद होते हैं। तो इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्क्रीन बनाते हैं, और इस स्क्रीन के कारण आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे जितना एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस होता है उसी एक्चुअल चार्ज को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, और उसे जेड माइनस सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उसका आईपी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट एस ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा होता है, पी ऑर्बिटल का उससे कम होता है, डी ऑर्बिटल का उससे कम, और एफ ऑर्बिटल का सबसे कम होता है। तो डी और एफ में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसके पुअर स्क्रीन बनते हैं, और पुअर स्क्रीन बनने के कारण आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के टुवर्ड पुल बढ़ जाता है, और न्यूक्लियस के टुवर्ड जो खिंचाव है, जो पुल है, वो जब बढ़ जाएगा तो उसका आईपी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो जब हम लोग 3D सीरीज में या 4D सीरीज या 5D सीरीज में जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इन जनरल आईपी इंक्रीज करता है, बट क्वाइट रेगुलर वे में इंक्रीज नहीं करता है। कहीं पर ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है और कहीं थोड़े कम इंक्रीज करता है, और कहीं कहीं पर इनके आईपी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाते हैं या डिक्रीज भी कर जाता है, क्योंकि आईपी नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब एलिमेंट का लिखे हैं, और यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल कन्फिगरेशन हो तो उसके आईपी ज़्यादा होता है। एक स्टेबल कन्फिगरेशन वाले एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। लेस स्टेबल कन्फिगरेशन में एलिमेंट है तो उसके इलेक्ट्रॉन को हम इजीली निकाल सकते हैं, लोअर एनर्जी में वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक मोर स्टेबल कन्फिगरेशन का एलिमेंट है तो उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है, इट मीन्स ज़्यादा आईपी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग Mn प्लस और Cr प्लस के आईपी की बात करेंगे तो Cr प्लस में 3d5 कन्फिगरेशन है, और Mn प्लस में 3d5 के साथ साथ 4s1 में भी इलेक्ट्रॉन है, 4s में भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये लेस स्टेबल कन्फिगरेशन है एंड इट इज मोर स्टेबल। ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, और कंप्लीटली हाफ फिल्ड डी सबसेल मोर स्टेबल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो 4s से लॉस होगा। यहाँ से जब Mn से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो 4s से लॉस होगा, और क्रोमियम से लॉस होगा तो 3d से लॉस होगा। तो 3d वाले इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करना नहीं चाहेंगे, यानी कि 3d वाले इलेक्ट्रॉन का आईपी ज़्यादा होगा और 4s वाले इलेक्ट्रॉन का आईपी कम होगा। तो रीजन यही है कि जिसका कन्फिगरेशन ज़्यादा स्टेबल है उसका आईपी ज़्यादा होगा, तो Cr प्लस का आईपी ज़्यादा होगा क्योंकि ये मोर स्टेबल कन्फिगरेशन में है, और Mn प्लस का आईपी कम होगा क्योंकि ये लेस स्टेबल कन्फिगरेशन में है। तो आईपी को कंपेयर करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखकर भी अनुमान लगाना चाहिए कि किसका ज़्यादा स्टेबल कन्फिगरेशन है। जिसके ज़्यादा स्टेबल कन्फिगरेशन होंगे
उसके आईपी ज़्यादा होंगे, जिसके लेस स्टेबल कन्फिग्रेशन होंगे उसके आईपी कम होंगे। बट इन जनरल ट्रेंड की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि जिंक का थर्ड आईपी बहुत ज़्यादा क्यों होता है, जिंक के थर्ड आईपी का वैल्यू ज़्यादा होता है, बाकी के जो एलिमेंट हैं उससे जिंक के थर्ड आईपी का वैल्यू ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद Zn2 प्लस आयन जो बनते हैं उनके कन्फिग्रेशन 3d10 कन्फिग्रेशन है, और 3d10 कन्फिग्रेशन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल है, और 5 ऑर्बिटल में प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, और प्रत्येक ऑर्बिटल जब फुलफिल्ड है, कंप्लीटली फुलफिल्ड बोलते हैं इसको, इस कन्फिग्रेशन को, तो कंप्लीटली फुलफिल्ड डी सब सेल होने के कारण इसके आईपी का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो Zn2 प्लस का नेक्स्ट आईपी वेरी हाई होता है, उसका रीजन है 3d10 कन्फिग्रेशन, जो क्वाइट स्टेबल कन्फिग्रेशन है। जब हम लोग आईपी का कंपैरिजन करेंगे ग्रुप में, तो 3D सीरीज से जब नीचे जाते हैं 4D सीरीज की तरफ तो रेडियस बढ़ता है, और रेडियस इट मीन्स एटमिक रेडियस, एटमिक रेडियस जब इंक्रीज करेंगे तो आईपी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि एटमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आईपी का वैल्यू होता है। एटमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आपको आईपी के वैल्यू होता है। तो जिसका रेडियस लार्जर होगा उसका आईपी कम होगा, जिसका रेडियस स्मॉलर है उसका आईपी ज्यादा होगा। लेकिन 4D से जब 5D सीरीज की तरफ जाते हैं तो एटमिक रेडियस तो बढ़ता है 4D से 5D सीरीज में जाने पर, लेकिन आईपी घट जाते हैं। अभी हाँ, हम लोग सिर्फ रेडियस की बातों को लेकर सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। 4D से 5D सीरीज का आईपी बढ़ जाता है, जबकि 3D से 4D की तरफ जाने पर आईपी घट जाता है, क्योंकि यहाँ रेडियस बढ़ते हैं तो आईपी डिक्रीज कर जाता है, लेकिन यहाँ पर रेडियस बढ़ते हैं फिर भी आईपी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि 5D सीरीज में 14 एलिमेंट लेंथेनॉइड के हैं, लेंथेनॉइड सीरीज के, और वहाँ f ऑर्बिटल के पूरे स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होता है। f ऑर्बिटल में जब 1/1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और न्यूक्लियर चार्ज 1/1 बढ़ेगा तो पूरे स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल के कारण रेडाई में डिक्रीज होते हैं, और रेडाई जब घटता है तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 4D से 5D का जो रेडियस है वो 4D से 5D का रेडियस जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है, ये लगभग बराबर रेडियस के होता है, ऑलमोस्ट इक्वल रेडियस हम लोग कह सकते हैं। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी इसका बढ़ जाता है 4D से 5D का, और इसका रीजन भी है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 4D से 5D में जाएंगे तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होगा, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण उनके जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है या आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो इस तरह से आप हमारे वीडियो को वॉच करते रहें, आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के भी पूरे चैप्टर को बारी बारी से बताया जाएगा, और साथ साथ आप टेक्स्ट बुक को भी फॉलो करें, एनसीईआरटी बुक निश्चित रूप से पढ़ें, और जो भी क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारी वीडियो को एक बार आप ध्यान से सुने, देखें, निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और आपको फायदा पहुंचेगा। साथ साथ जिन कैंडिडेट ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कैंडिडेट हमारे वीडियो को रेगुलर वॉच करने के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने से आपके पास हमारे वीडियो रोज़ पहुंचेंगे, और डेली हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।